हे एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इसमें गॉस लॉ का पोर्शन का हमने डेरिवेशन पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है और आज करने वाले हैं इस पोर्शन पे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशन के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे सो दैट इट विल हेल्प अस टू गेट अ गुड होल्ड ओवर दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ चैप्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल का। बिल्कुल जितने सवाल होंगे लास्ट डे किए गए डेरिवेशन पे बेस्ड होंगे और इसे फॉर्मूलों को रिवाइज करने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगा। तो पहला सवाल है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दिया है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 18 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम इट, देन द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? हमें मालूम होना चाहिए कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज अगर कुछ दिया है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका फॉर्मूला कितना होता है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कंसीडर करते हैं तो इसकी वजह से किसी पॉइंट पी पे आप चले जाते हो आर डिस्टेंस पे, सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? तो ये वैल्यू हो जाता है लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाता है। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है। काम करते हैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो नीचे 2 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। एंड एज वी ऑल नो दैट द वैल्यू ऑफ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 into 10 to the power 9 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया है? तो ये दिया है 18 into 10 to the power 4 दिया है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे 9 into 10 to the power 9 हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2। ये 2 से 2 कैंसिल, 9 से 18 हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 into 10 to the power 4 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 10 to the power 9। तो सॉल्व करने पे आता है 2 into 10 to the power -5। ये इतना हो गया, चार्ज हो गया तो कूलम, और लेंथ का होता है मीटर, तो कूलम पर मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, 2 into 10 to the power -5 कूलम पर मीटर। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एक फॉर्मूले का रिवीजन हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसका वैल्यू इधर हो जाता है। और तीसरा पॉइंट होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का अगर वेरिएशन पूछा जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ इसका कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, कुछ इस तरीके से ग्राफ हो जाता है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस का अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तब। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बोला है कि यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग रेडियस ऑफ 1 मीटर। यूनिफॉर्मली चार्ज, देखिए पॉइंट यहाँ पे है कंडक्टिंग। हमने पढ़ा दो तरह का स्फीयर होता है, एक कंडक्टिंग होता है, एक नॉन कंडक्टिंग होता है। नॉन कंडक्टिंग या फिर डायरेक्ट्रिक बोलेंगे, उसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और वहीं कंडक्टिंग के सारा का सारा चार्ज सरफेस पे होता है। इसका रेडियस 1 मीटर दिया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन एज सिग्मा इज इक्वल्स टू 20 कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ रेडियस इन दिस सिचुएशन इज 1 मीटर। देन टोटल फ्लक्स लीविंग द गॉसियन सरफेस इंक्लोजिंग द स्फीयर। सवाल ये है कि ये स्फीयर को जो अगर गॉसियन सरफेस इंक्लोज करेगा उससे कितना फ्लक्स निकलेगा ये बताना है। ये सरफेस है, ये स्फीयर है, इसका रेडियस आर दिया है। तो एक सिंपल सी बात है कि कोई भी गॉसियन सरफेस है उससे कितना फ्लक्स निकलता है, ये बात कैलकुलेट करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो गॉसियन सरफेस हम बना रहे हैं, ये गॉसियन सरफेस कितने चार्ज को इंक्लोज करता है। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, मतलब ये किसका वैल्यू दिया है? चार्ज पर यूनिट एरिया का वैल्यू दिया है। तो टोटल चार्ज अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एरिया से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया कितना होता है स्फीयर का? टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ सिग्मा इज 20 और ये वैल्यू हो जाएगा 4 पाई एंड द वैल्यू ऑफ रेडियस इज हाउ मच? तो रेडियस हो गया 1, इसका कर देंगे स्क्वायर। तो वैल्यू हो गया 20 हो गया इंटू कितना हो गया? 4 पाई हो गया। दिस मच कूलम चार्ज इज देयर, इतना चार्ज आपके स्फीयर के सरफेस पे देखने को मिल रहा है। अब मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमें कैलकुलेट करना है फ्लक्स के वैल्यू। एज पर गॉस लॉ कोई भी सरफेस है उसके अंदर जितना चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं, देन यू विल गेट द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू दैट सरफेस। टोटल चार्ज कितना है? 20 into 4 पाई है, डिवाइडेड बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट। 20 into 4 तो 20 हो गया, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये हो गया पाई हो गया, और यहाँ पे हो गया एप्सिलॉन नॉट, इसका पावर कितना हो जाएगा? -1। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 80 पाई एप्सिलॉन नॉट पावर -1। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये सवाल को बनाने से हमने 3 बातों का रिवीजन किया। एक तो हुआ कि कितना होता है फॉर्मूला, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, दूसरा होता है कि स्फीयर उसका सरफेस एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर हुआ, और तीसरा हो गया कि गॉस लॉ के इस्तेमाल से कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो कोई भी गॉसियन सरफेस है उसके अंदर में चार्ज क्यू दिया है तो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो बाहर आता है वो होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एंड Q इन द शोन अरेंजमेंट आर इन द रेशियो।
एक बात हमेशा याद रखना है कि कोई भी सेल की जब हम बात करते हैं तो सेल के जब एक्सटर्नल पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो ना, तो इस केस में क्या करना है कि टोटल चार्ज जो इस स्फीयर के ऊपर में होगा ना, जस्ट अज्यूम दैट द टोटल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए पूरे चार्ज को सेंटर पे लेना है, जैसे कि पॉइंट पी है। और दूसरा है सेल के बारे में खास बात होता है कि सेल के अंदर में अगर कोई पॉइंट होना तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाता है, सेल के अंदर में उसकी वजह से कोई फील्ड नहीं होता है। तो हमें पूछा गया है कैलकुलेट करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू कितना हो जाएगा। तो अगर पी पॉइंट को देखते हैं ना, तो पी जो दिया है अंदर वाले स्फीयर के लिए तो आउटर पॉइंट हो गया, लेकिन जो 3Q चार्ज वाला स्फीयर है इसके लिए अंदर वाला पॉइंट हो गया। तो 3Q चार्ज वाले की वजह से यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होगा, सिर्फ Q वाले की वजह से होगा। तो Q वाले की वजह से कितना होगा, KQ हो गया, और डिस्टेंस कितना है R है, तो R स्क्वायर हो जाएगा। वहीं पे पॉइंट Q पे जाएंगे तो ये 3Q and Q दोनों के लिए ही एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। तो चार्ज का जो वैल्यू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज लेंगे 3Q + Q हो जाएगा। और जहां तक बात डिस्टेंस की है तो ये 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो K से K कैंसिल कर देंगे एंड ऑन कैलकुलेशन विल गेट ऊपर में हो जाएगा Q और नीचे 3Q + Q कितना हो जाएगा 4Q, और ये 2R जाके ऊपर में हो जाएगा 4R स्क्वायर एंड इधर डिनोमिनेटर में कितना दिया R स्क्वायर। तो ये से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल कर दो, 4 से 4 कैंसिल कर दो, तो रेशियो आ जाएगा 1/1। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1:1 एंड दिस विल बी द आंसर। तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जब भी एक्सटर्नल पॉइंट स्फीयर का है तो वहाँ पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा जो चार्ज उसके अंदर वाले स्फीयर पे है। और जब कोई भी सेल के अंदर में जो पॉइंट होता है तो उसकी वजह से कोई भी फील्ड नहीं होता है। एक पॉइंट और, जब सेल की बात चली है तो सेल से पूछा जाता है आपसे कि ग्राफ बताइए वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, ये एडिशनल पॉइंट है, आपको हेल्प करेगा अदर क्वेश्चंस को करने में। तो यहाँ पे जो सेल होता है, सेल की वजह से इंटरनल पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाहर में होता है, और बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/r स्क्वायर, और अंदर में फील्ड का वैल्यू 0 हो जाता है। और ये 0 कहाँ तक रहता है, जब तक कि आप सरफेस पे नहीं पहुंच जाते हो, यानी कि ये स्मॉल r के वैल्यू कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल दिया है, ये है फॉर 2 पैरेलल इनफाइनाइटली चार्ज सीट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनिफॉर्मली चार्ज सीट होता है तो इसमें दो तरह का केस होता है, एक होता है कंडक्टिंग होता है, दूसरा नॉन कंडक्टिंग होता है। अगर कंडक्टिंग की हम बात करते हैं तो कंडक्टिंग वाले केस में जैसे एक पे चार्ज पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव और इसमें भी चार्ज पॉजिटिव है। कंडक्टिंग जो होता है, कंडक्टिंग का फील्ड कितना होता है, तो σ/ε0 होता है। किसके केस में, ये होता है इन केस ऑफ कंडक्टिंग। और सीधा सीधा बात किया है कि सीट दिया है, सिंपली क्या बात किया है, सीट दिया है, तो ये किस केस में होता है, शीट के केस में होता है, थीन सीट के केस में होता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है। तो दूसरा पॉइंट होता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसा होता है, ऑपोजिट अवे होता है, और निगेटिव की वजह से टूवर्ड्स होता है। तो पॉइंट P पे बात करेंगे तो ये लेफ्ट वाला जो प्लस सिग्मा है इसका फील्ड किधर हो जाएगा, राइट की तरफ हो जाएगा। वहीं पे राइट वाला जो प्लस सिग्मा दिया है इसका फील्ड किधर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। और इन दिस वे अगर इस पॉइंट P पे फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो थीन सीट दिया है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, σ/2ε0 राइट की तरफ हो जाएगा, और दूसरा वाला लेफ्ट की तरफ है तो -σ/2ε0 कर देंगे, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0। सो द आंसर इज 0। तो अगर दो थीन सीट दिया है उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू 0 आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे होता है, निगेटिव की वजह से टूवर्ड्स हो जाता है। और थीन सीट है तो σ/2ε0 और कंडक्टिंग सीट है तो σ/ε0। तो ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m एंड चार्ज q हंग फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड एट एन एंगल थीटा विद द सरफेस ऑफ वर्टिकली चार्ज कंडक्टिंग बात किया हुआ है। कैसा बात किया है, कंडक्टिंग बात किया है। तो ये कंडक्टिंग का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बात हो रही है यहाँ पे कितना है, σ/ε0 है। तो बोला है कि इक्विलिब्रियम में कितना एंगल ये बनाएगा ये बता दो। ये थीटा निकालने का सीन हम बता चुके हैं, पहले भी 3-4 बार इस चैप्टर में डिस्कस हो चुका है। अब जैसे मान लीजिए कि ये मेरा थीन सीट दिया है, अगर ये धागा बांध के एक पॉजिटिव चार्ज जो ऑब्जेक्ट दिया है इसको ऐसा हैंग कर देंगे तो ऑब्वियस ही बात है ना, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर फोर्स लगा रहा होगा तो इसकी वजह से फोर्स कितना लगा, राइट की तरफ की वी फोर्स लग गया, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगा देगा जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। और ये एंगल थीटा है तो यहाँ से कितना एंगल बना देगा, थीटा। ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये टेंशन टी दिया है, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर में हो जाएगा टी कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे बात कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा हो जाएगा। तो दो कंपोनेंट है, टी कॉस थीटा वर्टिकल हो जाएगा और टी साइन थीटा कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इक्विलिब्रियम अगर लिखते हैं तो लिखेंगे तो कितना होगा, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो की वी हो जाएगा। वहीं पे टी कॉस थीटा वर्टिकली अपवर्ड है और mg नीचे लग रहा है तो टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg लिखें।
इक्वेशन 1 कर दो, इक्वेशन नंबर 2 कर दो। थीटा चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं आप, तो होता है टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, टी कॉस थीटा। वहीं पे राइट में बात करेंगे तो टी साइन थीटा का वैल्यू क्यू वी हो जाता है और टी कॉस थीटा का वैल्यू एम जी हो जाता है। टी और टी विल गेट कैंसिल आउट, साइन बाई कॉस कितना हो गया, टेन थीटा हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू वी डिवाइडेड बाई एम जी हो जाएगी। अब इस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा एम जी हो गया, tan थीटा हो गया, और डिवाइडेड बाई चार्ज कितना हो गया, क्यू हो गया। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सीट कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, ये वैल्यू हो गया एम जी डिवाइडेड बाई क्यू इंटू tan थीटा। हमसे पूछा गया है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सिग्मा का वैल्यू पूछा गया है, तो वैल्यू ऑफ सिग्मा इज एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ पे हो गया एम जी डिवाइडेड बाई चार्ज क्यू, और इनटू में हो जाएगा tan थीटा, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। और इस पूरे को सही से देखते हैं तो हमें दिखता है कि ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है मेरा, वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दिया है, एप्सिलॉन नॉट एम जी बाई क्यू इंटू tan थीटा। तो सिंपल था, इसमें बनाने के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए था कि कोई भी चार्ज दिया है उसके ऊपर में फोर्स लगता है, फोर्स का वैल्यू कितना होता है, क्यू वी होता है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, कंडक्टिंग सीट है तो कंडक्टिंग सीट का फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। अगर वही नॉन कंडक्टिंग होता तो कितना हो जाता, या थीन सीट हो जाता है, डायरेक्टली लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है, तो ये वैल्यू हो जाता है आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता। अब यहीं से बात को आगे बढ़ाते हुए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है, जिसमें बोला है कि दो थीन दिया है चार्ज रॉड विथ चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ईच आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट, द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सर्टेड बाई द वन रॉड बाई द अदर इज। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। एक चार्ज रॉड यहाँ दिया है, दूसरा चार्ज रॉड यहाँ दिया है, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया है और इसका भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया है, और वहीं पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का अगर हम बात कर ले तो डिस्टेंस कितना दिया है, डी दिया है, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज डी। अब देखो जरा ध्यान से कि ये जो अगर पॉजिटिव तुम कंसीडर करते हो, अगर ये जो हमारा चार्ज डेंसिटी दिया है ये पॉजिटिव है और इस पे भी पॉजिटिव है, तो क्या हम सोच सकते हैं कि दूसरा वाला रॉड पहले वाले के फील्ड में, ये हो गया पहला वाला और ये कैसा हो गया दूसरा वाला, तो सेकेंड जो रॉड दिया है वो पहले वाले रॉड के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और वहीं पे सेकेंड वाला जो रॉड है वो पहले वाले रॉड के इलेक्ट्रिक फील्ड में है और पहला वाला दूसरे वाले में है। क्योंकि ये जो लाइन चार्ज होता है, लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाता है, ये वैल्यू हो जाता है लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। अगर इसके वैल्यू के टर्म में लिखना चाहे तो कितना लिखेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एंड 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को के लिखेंगे तो 2 के लेमडा बाई आर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ये हुआ इस चार्ज के ऊपर में लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इस जगह पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। पूछा है कि पर यूनिट लेंथ में कैलकुलेट कर दो। जैसे मान लीजिए कि हमने एल लेंथ कंसीडर कर लिया, एल लेंथ में जो चार्ज हो जाएगा इसका, चार्ज के वैल्यू कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेमडा हो जाएगा ना। अगर जो दूसरा वाला वायर है, सेकेंड वायर का एल लेंथ हम कंसीडर करते हैं, तो एल लेंथ में जो चार्ज हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू एल कर देंगे। तो सेकेंड वाले वायर के ऊपर में जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा वो कितना होता है, तो ये वैल्यू तो क्यू ही होता है, और क्यू का वैल्यू कितना दिया है इसका, लेमडा इंटू एल दिया है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2 के लेमडा डिवाइडेड बाई कितना है, आर दिया है। हमें कैलकुलेट करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 के लेमडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले वाले वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला दूसरे पे, और दूसरा वाला जो वायर दिया है वो पहले वाले वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया है, और उसकी वजह से उस पर फोर्स कैलकुलेट कर लिया हमने, और इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का वैल्यू एफ का वैल्यू क्यू इंटू ई होता है, तो वैल्यू कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 2 के लेमडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अच्छा, आर का जो वैल्यू दिया है यहाँ पे तो डी दिया है ना, तो वैल्यू ऑफ आर इज एक्चुअली डी, आर का वैल्यू यहाँ पे डी दिया है, तो यहाँ पे क्या पुट कर देना है, डी पुट कर देना है, यहाँ पे पुट कर देना है डी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 के लेमडा स्क्वायर बाई कितना है, डी, 2 के लेमडा स्क्वायर बाई डी हो गया इसका आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो सवाल दिया है अगेन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बोला कि 2 पैरेलल, नीट का 2019 का पूछा क्वेश्चन है कि 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विद द लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा एंड माइनस लेमडा। एक लाइन चार्ज ये ले लो, दूसरा लाइन चार्ज ये ले लो, इसका चार्ज प्लस लेमडा दिया है और इसका चार्ज कितना है, माइनस लेमडा दिया है, आर प्लेस 2r डिस्टेंस अपार्ट, इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 2r दिया हुआ है। What is the electric field at midway between the two line charges? बोला गया है कि दो जो लाइन चार्जेस हैं इनके एग्जैक्टली मिडवे मतलब पॉइंट P पे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये कैलकुलेट करना है।
पहली बात की जो लाइन चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना हो जाता है, तो लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाता है। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में ऑल द टाइम होना चाहिए, ये इसका डिस्टेंस हो जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड होता है अवे, और निगेटिव चार्ज है, इसका फील्ड हो जाता है टूवर्ड्स। तो इस जगह पे नेट फील्ड निकालने के लिए वी विल ऐड देम टुगेदर। सो द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, एंड E1 की बात करते हैं तो कितना हो जाता है लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एंड E2 की बात करते हैं तो ये भी कितना हो जाता है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और दोनों को जब ऐड करते हैं तो लेमडा बाई कितना हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए थे कि लाइन चार्ज अगर दिया है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। पॉजिटिव चार्ज दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो जाता है, नेगेटिव चार्ज दिया है तो टूवर्ड्स हो जाएगा, और दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में जब हम जोड़ देते हैं एक दूसरे में ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें मिल जाता है। सो द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाउ मच, तो लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है कि हॉलो मेटल स्फेरिक, अगेन ये भी नीट 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। हॉलो मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, देख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, दो क्वेश्चन आया हुआ है एक ही साल में। और हॉलो मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फेयर एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर इज, ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले आपको इसका जो भी फॉर्मूला है इसको रिकॉल कर लेना पड़ेगा। ये अगर कंसीडर करते हैं हमारा एक मेटालिक स्फेरिकल सेल दिया है तो कोई भी चार्ज इसके ऊपर में जब हम देते हैं तो ये चार्ज क्या हो जाता है, इसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसके अंदर में नहीं होता है। हॉलो दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है 0 एज लॉन्ग एज डिस्टेंस इज लेस देन आर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू हो जाता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला जो पॉइंट का होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर के लिए होता है। इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज आर लेस देन आर, नहीं अंदर में तो 0 होता है भाई साहब, इंक्रीज क्यों करेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा ना, उसको इंक्रीज नहीं ना बोलते हैं। दूसरा वाला है 0 एज आर इंक्रीजेज आर लेस देन आर, सही बोल रहा है, एंड डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज, करेक्ट बोला है कि ई का वैल्यू 0 है, कब के लिए है 0 एज आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन आर, मतलब अंदर के लिए बात करेंगे तो ये तो 0 है, बाहर में बात करते हो तो आर बढ़ाने से इसका वैल्यू डिक्रीज करता है, तो बात सही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 तो करेक्ट है, बाकी सब भी गलत है, इसको चेक करते हैं। 0 एज आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन आर, एग्जैक्टली अंदर में बात करेंगे इनसाइड में पॉइंट बात करते हैं तो कितना होता है 0 हो जाता है, एंड इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन आर ना आर बढ़ाने से तो ई का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया है तो थर्ड भी तो गलत हो गया। फोर्थ है डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन आर, बिल्कुल भी नहीं, अंदर में 0 है, 0 का डिक्रीज थोड़ी करता है, हमेशा 0 का 0 ही है, तो आगे का बात ही नहीं, ये भी गलत हो गया। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते थे अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता होता है कि सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है तो 0 होता है, और सेल के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है तो वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। सो यूजिंग दिस 2 स्मॉल कॉन्सेप्ट्स आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से आंसर कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाई ई इज इक्वल्स टू ए आर। चार्ज कंटेन्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट द ऑरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी गिवन बाई, ये कितना हो जाएगा, इस स्फीयर के अंदर में कितना चार्ज हो जाएगा, ये पॉइंट आपको बता देना है। तो पहली बात तो ये कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ये लीनियरली प्रोपोर्शनल दिया है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका दिया है, आर का दिया है, और स्फीयर का रेडियस ये दिया है। और अगर आपको याद होगा कि कोई भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला कितना होता था, ये फॉर्मूला होता था के क्यू बाई होता था आर क्यूब इंटू डिस्टेंस आर। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर किस एक्सप्रेशन में पढ़ा हमने, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब हो जाएगा इंटू आर। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया है, ए इंटू आर दिया है, तो अगर हम इसको कंपेयर कर दे तो आर में जितना से मल्टीप्लाई है, क्या इसी को ए कहते हैं ना, जितना से आर में मल्टीप्लाई है मतलब क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू दिया है, इसी का वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल ए के बराबर है। सो टोटल चार्ज कंटेन्ड इन दिस स्फीयर इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए हो जाएगा
एंड रेडियस का क्यूब हो जाएगा। सो दिस मच चार्ज विल बी कंटेंट इनसाइड दिस स्फीयर। मतलब एक छोटा सा बात आपके दिमाग में अगर क्लिक करता है तो सवाल बनाना बहुत ईजी था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर दिया था और बात कर रहा है स्फीयर का, तो स्फीयर तो बोल भी दिया वर्ड। और किस स्फीयर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जिसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। सरफेस पे होगा तो अंदर में 0 हो जाता है और बाहर में 1/r² का प्रोपोर्शनल होता है। तो अंदर में है 1/r का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया है, तो फील्ड का फार्मूला लिख दिया हमने, KQ/AQ होता है, दोनों को कंपेयर कर दिया। तो जहाँ पे KQ/AQ लिखा हुआ है, ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है, इसी जगह पे तो ये लिखा ना, तो इस दोनों को क्या किया हमने, इक्वेट कर दिया। और इक्वेट करते ही यहाँ से हमें टोटल चार्ज जो इसके अंदर कंटेंट था, इसका वैल्यू कैलकुलेट होकर मिल गया। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं। नीट EIPMT 2011 से मैं प्री एग्जाम हुआ करता था और मेंस तो प्री में पूछा गया था। बोले चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस A। अगर मान लिया हमने कैसा कोई एक स्फीयर बनाया, सपोज करते हैं गॉसियन सरफेस है, इसका रेडियस R दिया है और इसके सेंटर पे चार्ज कितना है, तो Q दिया हुआ है। बोला कि रेडियस को अगर डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आउटवर्ड फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा। जरा ध्यान से सोचो, रेडियस को डबल कर देंगे या कुछ भी कर दे रहे हो आप, तो इससे क्या ही बदल जाएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि जितना इस चार्ज से फ्लक्स निकल रहा था, अब भी तो उतना ही फ्लक्स निकलेगा ना। ये जो बड़ा वाला स्फीयर हुआ, यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है, छोटा सा स्फीयर लगाओ या बहुत बड़ा सा स्फीयर लगाओ, किसी भी तरह का स्फीयर लगाओ, इसका रेडियस 10 गुना भी कर दो, उससे जो फ्लक्स जाएगा इस चार्ज से निकलने वाला ही तो फ्लक्स जाएगा ना। और फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है, किसी चार्ज से निकलता है, ये वैल्यू Q/ε0 है। एंड द वैल्यू ऑफ दिस फ्लक्स इज कांस्टेंट। फ्लक्स का वैल्यू तो चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब चार्ज कांस्टेंट है तो फ्लक्स जो निकला वो सेम रहेगा, किसी तरह का चेंज नहीं होगा। तो जितना पहले वाले स्फीयर से निकल रहा था दूसरे से उतना ही जाएगा, तो दोनों में ही फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो सेम रहेगा। रेडियस बढ़ाने से फ्लक्स में किसी तरह का चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मेरा पॉइंट था। एक क्वेश्चन और है जिसमें बोला है कि स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन द प्लेन ऑफ पेपर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वोल्ट दिया हुआ पर मीटर, acting along the same plane at an angle theta with the horizontal side of the square as shown in the figure, the electric flux linked to the surface in the unit of voltmeter। पहली बात तो ये होता है कि जो फ्लक्स का हम बात करते हैं ना, फ्लक्स होता है रिलेटेड होता है नंबर ऑफ लाइन से, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया, फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया। कोई भी जो एरिया गिवन है ना, उसे कितना फील्ड लाइंस क्रॉस करता है ना, उसके मेजर को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसको क्रॉस ही नहीं कर रहा है, ये लाइन क्या कर जा रहा है, ये सरफेस है ना, इसको टच करता हुआ आगे की तरफ चला जा रहा है, एकदम सीधा सीधा चला जा रहा है। अब क्योंकि लाइन इसको क्रॉस नहीं किया तो फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 ना, फ्लक्स का वैल्यू 0। लाइन जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक 0। अगर फॉर्मूले से ही बात करेंगे तो फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है, BS cos थीटा होता है। और एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इस प्लेन का परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लेन में है, तो उसके बीच का जो एंगल होता है ना 90 डिग्री हो जाता है, जिसकी वजह से ये 0 हो जाएगा और फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा। फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं कि कोई भी जो फ्लक्स होता है इसके लिए लाइंस का एरिया से क्रॉस करना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया से क्रॉस नहीं कर रहा है तो वैल्यू ऑफ फ्लक्स विल बी 0। नेक्स्ट है कि डाइपोल विद एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द लॉन्ग थ्रेड ऑफ uniformly charged linear density lambda, find the force F acting on the dipole if P is oriented along the thread। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया है। अगर ये हमारे पास एक लाइन चार्ज दिया हुआ है, ये क्या दिया है, दिस इज अ लाइन चार्ज। अब इस लाइन चार्ज की वजह से एक डाइपोल पे निकालना है हमें किसका वैल्यू, हमें निकालना है फोर्स का वैल्यू निकालना है। जस्ट अज्यूम द चार्ज ऑन डाइपोल ओवर हियर इज प्लस Q और यहाँ पे कितना हो जाएगा -Q, और इसका डिस्टेंस यहाँ से R अगर कंसीडर करते हैं देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू λ/2πε0 R हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है तो दोनों जगह R सेम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो इस पर फोर्स QV लग जाएगा राइट की तरफ, क्योंकि फील्ड की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और वहीं पे नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इसमें QV राइट की तरफ लग जाएगा, इसमें QV लेफ्ट की तरफ लग जाएगा। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, QV राइट की तरफ हो गया -QV लेफ्ट की तरफ होगा, दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा, 0। तो इस डाइपोल पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, इवन अगर ये दिया है आपका नॉन यूनिफॉर्म रीजन में, क्योंकि डाइपोल पैरेलल दिया हुआ है। और जब पैरेलल रखा हुआ है तो उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों ही चार्ज के पास जो फील्ड है उसका वैल्यू सेम हो जाएगा, तो फोर्स का वैल्यू भी सेम हो जाएगा।
तो ये सारे क्वेश्चंस थे जिसको हम लोगों ने किया, दैट आर बेस्ड ऑन द कॉस्ट लॉ, और उस पर जो बेस्ड जो फॉर्मूले थे उस पर हमने बात किया। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे एक सेपरेट सेशन पे, सिर्फ सेलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अब इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर बचा हुआ है, वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद ये चैप्टर अपना कंक्लूड हो जाएगा, एंड देन विल डू अ कंप्लीट क्वेश्चन आंसर सेशन एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, एंड वी आर अबाउट टू कंप्लीट द वेरी फर्स्ट चैप्टर of class 12th. And if you like this whole content and if you are getting benefit out of it, then do consider subscribing this channel and hit the like button. Thank you for watching the lecture till the end. Wish you all the best. Bye bye.